हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैकेनिक्स की जो वीडियो चल रही थी उसमें एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं हमने टॉपिक रखा है सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास क्या है ये जानेंगे। सेंटर ऑफ मास के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सारे के सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यानी प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इसी तरीके के जो प्रश्न आते हैं सेंटर ऑफ मास से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे यही प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक एक करके हम सभी को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तुम इसकी परिभाषा समझते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका, परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा सेंटर ऑफ मास, जैसे आप मान लीजिए कोई भी ऐसा समझिएगा कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, और ये कोई निकाय है, सिस्टम है, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा समझिएगा कि ये कोई कार है आपकी, क्या है, कोई कार है, और इसमें आप बैठे हो, और ये मान लीजिए इसमें आप 3 लोग बैठे हो, ठीक है। और इस कार की जो स्पीड है वो मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये है। तो मतलब ये क्या है कि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है ये कार। तो इसमें बैठा प्रत्येक व्यक्ति भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे, और ऐसे मान लीजिए ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है और ट्रेन आपकी चल रही है। तो मान लीजिए आपको यहाँ से मान लीजिए अलीगढ़ से और दिल्ली जाना है। तो यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेन का ऐसा तो नहीं है कि पूरी ये जाएगी, ट्रेन की जितनी स्पीड होगी उतनी ही उसमें बैठे प्रत्येक यात्री की स्पीड होगी। तो इसी तरीके से ऐसा समझिएगा कि ट्रेन जितनी स्पीड से चलेगी उतनी ही प्रत्येक यात्री उतनी ही स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो हम या तो उस एक पार्टिकल की यानी एक व्यक्ति की हम स्पीड निकाल लें, या कुछ ट्रेन की निकालने बात एक ही है। ठीक उसी प्रकार से हमारा एक द्रव्यमान केंद्र भी होता है, यानी किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है कि हम प्रत्येक जो द्रव्यमान यानी कि जो एक बॉडी बनी हुई है तो प्रत्येक पार्ट का हम ना मोशन डिस्क्राइब करके हम उसी का मोशन डिस्क्राइब कर लें तो उसी बॉडी के बारे में सारी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे ऐसा समझिएगा कि इसमें ये बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, बहुत सारे, और एक इसमें एक ऐसा पॉइंट भी होगा, सी एम बोल दे रहा हूं, सेंटर ऑफ मास, कि हम इस पूरी बॉडी का वेग ना निकालें, केवल इसका वेग निकाल लें तो हम इस पूरी बॉडी का वेग बता सकते हैं, ठीक है। इस पर लगने वाले बल का मान निकालें तो हम पूरी बॉडी पर लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं। यानी कि पूरी बॉडी का नेचर हम एक पार्टिकल से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी पार्टिकल को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा बिंदु के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जो इस तरह मोशन करता है, इस तरीके से गति करता है कि जैसे कि सारा द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो और मानो कि सारे बल भी उसी पर कार्य कर रहे हो, ठीक है। दो बातें हैं कि सारा द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो और मानो कि जैसे कि सारे बल भी उसी पर कार्य कर रहे हो। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ये इस तरह से व्यवहार करता है। मतलब हम इसी पॉइंट का हम वेग निकाल लेंगे तो पूरी बॉडी का वेग बता सकते हैं। इसी पॉइंट पर हम जितना फोर्स का नेचर निकाल देंगे तो वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब हो जाएगा। तो डेफिनेशन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, पहले आपको हिंदी में दिखाई दे रही है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या है कि इंग्लिश में दिखाई दे रही है। इन दोनों परिभाषाओं को आप लिख लेना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसकी इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। देखिएगा जो इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका ये पार्टिकल है, यानी बहुत सारे इसमें पार्टिकल हैं, ठीक है, और इसमें से एक पार्टिकल कोई सी है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो इसकी किसी भी ओरिजिन से जो स्थिति है वो अपनी अलग अलग है। यानी कि किसी की यहाँ से आपका R1, किसी की मान लीजिए R2, ऐसे ही आपकी ये इसको मान लीजिए CM मान ले रहे हैं, इसको CM, तो ये CM, ठीक है। यानी कि कोई भी एक सिस्टम है जो n पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनके मास कितने कितने m1 m2 m3 डैश हैं, और इसकी जो पोजीशन यानी किसी भी ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर r2 वेक्टर डैश है। तब इसकी जो हम RCM की जो पोजीशन निकालेंगे, हम RCM यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो होगी आपकी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश, ऐसे ही लास्ट तक mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है।
ये है, ये इसका समीकरण है, आपका समीकरण समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं समीकरण के बाद में आपसे दिखाई दे रहा होगा कि ये m1 प्लस m2 प्लस डेल्टा, यानी कि ये जो m1 है छोटे छोटे पार्टिकल, यानी कि ये बॉडी की हम बात करें तो इसमें पूरे जितने भी पार्टिकल होंगे वो यानी टोटल बॉडी का मास होगा। समझ में आई? क्यों? क्योंकि हम मान ले रहे हैं, जैसे मैं अपने हाथ की हम बात करें, मैं पूरे अपने शरीर की बात करूं, अपने हाथ का वजन अलग तोल लूं, अपने सिर का अलग तोल लूं, कानों का अलग, यानी सभी पार्टिकल को अलग अलग जोड़ अलग अलग तोलने की वजह क्या करें, हम पूरा का पूरा एक साथ रख के उसको तोल लेंगे तो वो जितना वजन होगा वही। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो m1 प्लस m2 प्लस डेल्टा ये जो mn तक होगा ये टोटल बॉडी का मास होगा, यानी कैपिटल M यानी टोटल मास होगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आ गई? टोटल मास ऑफ द बॉडी को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की नजर पड़ेगी अब आपको कि ये आपका, मैं इसको कैपिटल M कह सकता हूँ तो 1/m कह दिया, और ये आपका R1 M1 R1 प्लस M2 R2 डाटा ये कहाँ तक हो जाएगा Mn Rn। समझ में आ गई बात? कैपिटल M वेयर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, टोटल बॉडी का मास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ के बाद में आपका ये तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, सवाल में आपसे समीकरण पूछ लेते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति पूछे, या एक क्वेश्चन ऐसा आता है, सिद्ध करो कि द्रव्यमान केंद्र इस तरीके से व्यवहार करता है कि जैसे कि सारा द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो और मानो कि सारे बल भी उसी पर लग रहे हो। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से पहले द्रव्यमान केंद्र का वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की वेग, तो वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग डालोगे आप द्रव्यमान केंद्र का वेग। क्या? द्रव्यमान केंद्र का वेग बोले तो द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वेलोसिटी जो होगी हमने VCM, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हो किसी भी चीज का हम उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी हो जाती है। तो d/dt क्या हो जाएगा? RCM बाई परिभाषा, यानी कि जो RCM का है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, और किसी भी पोजीशन यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यदि डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी हो जाती है, तो वेलोसिटी हो जाएगी VCM। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, मैं आगे लिख दे रहा हूँ d/dt, और RCM की जो वैल्यू थी वो कितनी है? 1/m M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये अपना सबसे बाहर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिएगा m क्या है? कांस्टेंट, किसी जो बॉडी होती है उसका मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मास को बाहर निकाल लेंगे, उसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/m, और इसके अंदर करोगे तो ये ऐसा लिखिएगा M1 d/dt R1 प्लस M2 d/dt R2। इसी तरीके से आगे तक जाता रहेगा Mn d/dt Rn। ठीक है, ये ऐसे वेक्टर जरूर लगाना है इनके ऊपर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। समझ में आ गई बात? तो देखिएगा ये VCM है, इसकी मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये M इंटू VCM आ जाएगा। और ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये M1 है, और ये देखिएगा पहले पोजीशन वेक्टर ने, पहले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर थी ये पहले पार्टिकल की, तो पहले पार्टिकल का डिफरेंशिएट हो रहा है तो ये पहले पार्टिकल का वेग बन जाएगा, यानी कि V1 वेक्टर प्लस ऐसे ही M2 ये V2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डट डट जाता जाएगा, ये कहां तक हो जाएगा? Mn Vn वेक्टर। क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हो कि जो V बराबर डायरेक्ट क्या होता है? d/dt R वेक्टर। किसी भी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करते हैं V1 लेंगे तो V1, और V2 लेंगे तो V2, यहाँ V3 लेंगे तो V3, इसी तरीके से आपका ये होता जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, अब ये आपका वेलोसिटी निकलाई। अब आपका ये आपसे क्वेश्चन में पूछे कि द्रव्यमान केंद्र का वेग निकाले तो वेग तो ये हो जाएगा। समझ में आपकी बात? यदि आपसे पूछे कि इसकी गति निकालनी है तो गति कहाँ पे? गति करने के निकालने के लिए आपको त्वरण चाहिए।
एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो द्रव्यमान केंद्र यानी वेग है, वेग का ही डिफरेंशिएट फिर से कर दोगे तो क्या कर देंगे हम, इसका फिर से आपका अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा d/dt, ये VCM बराबर d/dt, और ये आपका mv1 प्लस m2 v2 डैश, ये क्या हो जाएगा mn/vn। समझ में आ गई बात। तो ये देखिएगा v का फिर से डिफरेंशिएट हुआ है t के रेस्पेक्ट में, तो v का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फिर से एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका m/acm, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अंदर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिएगा ये m1 तो ये रहेगा, और इसकी अंदर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से m2 a2 हो जाएगा, प्लस ये कहाँ तक जाएगा, mn am तक जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिएगा ये m cm और ये क्या हो जाएगा m1। F बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान यानी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा F1, ये वेक्टर लगाऊंगा मैं इस पर, तो ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश क्या तक पहुंच जाएगा, ये Fn वेक्टर तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये MACM, ये वेक्टर लगा देना है यहाँ पर, ये वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा F, ठीक है, वेक्टर EXT, एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या कि मतलब ये कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ये जितने भी जो पार्टिकल्स यानी कि पहले पार्टिकल पर लगने वाला बल, दूसरे पार्टिकल पर लगने वाला बल, यानी किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि कार में हम धक्का लगा रहे हैं, तो यानी जो धक्का लगाएंगे यानी जो फोर्स लगाएंगे, तो कार में बैठा प्रत्येक व्यक्ति भी उसी फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक उसी प्रकार से हमने ये जो सभी पार्टिकल पर अलग अलग जो फोर्स लग रहा है, वो हमने मान लिया कि वो बाहरी बल के बराबर है। बाहरी बल यानी किसी बाहर से जो फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल के बराबर है। ये क्लियर हो गया। तो ये ही आपका यहाँ तक जो पहला जो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये था कि आपका दर्शाइए कि द्रव्यमान केंद्र इस तरीके से व्यवहार करता है कि सारा द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो, और इस तरीके से व्यवहार करता है कि सारे बल उसी पर कार्य कर रहे हो। तो देखिएगा बल बराबर आ गया, द्रव्यमान केंद्र की जो गति है वो बल पर निर्भर कर रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी है, इसमें आगे जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न इस तरीके से भी है इसमें कि दर्शाइए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग या द्रव्यमान केंद्र की गति नियत रहती है। आपको क्या दिखाना है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में। तो ये समीकरण यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पे लिखोगे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति, यानी FEXT = 0, बाह्य बल की अनुपस्थिति यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की जो एप्रेजेंट रहेगा ये, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ACM = 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 0 है, तो आपको ये भी पता है कि ये क्या होता है, अभी हमने लिखा था कि ये d/dt, ये VCM का करेंगे तो 0। अब देखिएगा m तो 0 हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएट 0 कब होता है, जब वो कांस्टेंट हो। तो यानी कि VCM हम लिख सकते हैं, VCM बराबर कांस्टेंट। ये क्यों आ गया, क्योंकि आप जानते हो चूंकि आपका m0 = 0। ठीक है, m तो 0 हो नहीं सकता है। दूसरी बात आपको दिखाई दे रहा है m जो 0 नहीं है, दूसरी बात ये जो 0 कर दिया है, एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया, तो m का मान यहाँ पे ये 0 चला जाएगा, यानी कि ये तो 0 में चला गया, m तो dv ये आ गया a, और a यानी VCM का डिफरेंशिएट 0 हो रहा है, तो 0 कब होता है, यानी VCM बराबर यदि कांस्टेंट हुआ होगा तभी तो हम इसका अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, यानी कि जब 0 कांस्टेंट है तभी तो इसका डिफरेंशिएट 0 है, यानी कि इससे एक अंक आगे पहुंच रहे हैं। बात को समझो जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तभी तो इसका डिफरेंशिएट 0 है, तो मतलब क्या है, ये आ गया आपका। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग कांस्टेंट रहता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात, क्लियर है।
अब इसके बाद में आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके दोनों तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं, यहीं तक करना है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आपकी दूसरी बात इंग्लिश में क्या लिखोगे, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है या उसका मोशन है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। क्लियर है बात, ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं।